Good morning, class 12th. Beta, today we are going to discuss chapter 9, part B, financial management. In business studies, financial management means, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. सेल्स भी है, प्रोडक्शंस भी है, परचेज भी है, फाइनेंस भी है, एचआर भी है. सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर. लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा होता है वो कौन सा होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके डिसीजंस जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके प्रॉफिट पे, उसके लॉस पे. ठीक है. तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है दैट is concerned with efficient acquisitions and allocation of funds. In other words, we can say that कि financial management is concerned with flow of funds and involves decisions related to procurement of financial management funds, investment of firms in long-term, short-term assets, distribution of earnings to owners. Means किससे रिलेटेड है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट? कि पैसा कहाँ से आए, ठीक है, पैसे को हम कहाँ से अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, डिविडेंड भी पे करना है. तो दैट ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइन. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फ्लो ऑफ फंड्स, फ्रॉम वेयर दे हैव टू अरेंज द फंड्स, वेयर दे हैव टू इन्वेस्ट द फंड्स, how they have to distribute the profit among the members of the organizations, those who are connected with the organizations. All decisions are related to financial management. और अगर इनमें से कोई भी एक डिसीजन गलत हो जाता है तो उसका जो बियरेंस है, जो भी उसका बर्डन है, वो पूरी फर्म या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बियर करना पड़ता है. फाइन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है? तो सबसे पहला जो उसका इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स. तो फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सेकंड टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है? तो सबसे पहला जो रोल आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो आता है साइज and composition of fixed assets. Fixed assets. Size and composition of fixed assets means the size and composition of fixed assets किस पे डिपेंड करता है? हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे. जितना ज्यादा पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में उतना ही बिजनेस का साइज बड़ा हो जाएगा, उतना ही फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो जाएगा. जितना हमारे पास पैसा कम होगा तो ये हमारे पे डिपेंड है कि हम क्या प्लानिंग लेके चल रहे हैं, कितना हमारे पास कैपिटल है, कितना कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है पैसा. उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स. एंड आफ्टर दैट जब फिक्स एसेट्स का आप साइज एंड कंपोजिशन डिसाइड कर लेते हैं तो उसका आप क्या डिसाइड करेंगे कि अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स. कितना अमाउंट, कितना पैसा आप करंट एसेट्स में लगाना चाह रहे हैं. करंट एसेट्स में आपका स्टॉक आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, कैश आता है. तो इन पे आप कितना अमाउंट स्पेंड करना चाह रहे हो, कितना अमाउंट आप इसके लिए रखना चाह रहे हो. तो दैट वाज सेकेंड पॉइंट इज साइज एंड कंपोजिशन of current assets. Size and composition of current assets. So current assets का size and composition was also depends upon the financial decisions. It depends upon the amount of कि आपने कितना पैसा फिक्स एसेट्स पे खर्च करा है, कितनी आपने एसेट्स क्रिएट करी है, कंपनी की क्या पॉलिसीज है, क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसीज क्या है, कितना वो अपने पास स्टॉक मेंटेन करना चाह रही है, उसके अकॉर्डिंगली उसका साइज एंड कंपोजिशन तय होता है. तो दैट ऑल थिंग्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिसीजंस. ठीक है. फिर उसके बाद आता है कि हम कितना पैसा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं. क्योंकि दो टाइप का इन्वेस्टमेंट करती है हमेशा फर्म. एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एक हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है. तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे जो होते हैं वो विद इन 1 ईयर
कन्वर्टेड इनटू कैश, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें हमें काफी टाइम लगता है, उसमें पैसा काफी टाइम के लिए हमारा क्या रहता है, एंगेज रहता है। तो अमाउंट टू बी रेज्ड, थर्ड पॉइंट इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइन, इसमें क्या होता है, द अमाउंट टू बी रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर द शॉर्ट टर्म डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि कितना पैसा लॉन्ग टर्म में लगाना है, कितना पैसा शॉर्ट टर्म में लगाना है, दैट ऑल थिंग्स आर डिसाइड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। फर्म्स को ये अपनी पॉलिसीज पे ध्यान रखना है कि जो लिक्विडेशंस हैं उनको ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में लगाना है तो उनका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर वो ज्यादा पैसा इंटरेस्ट में पे करना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनका शॉर्ट टर्म का डेट्स डिक्रीज हो जाएगा। भाई अगर आप ज्यादा अमाउंट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो या अरेंज करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, कहीं से आप उधार ले रहे हो, तो उसके लिए जो आप अर्निंग्स आएंगी वो ज्यादातर कहाँ चली जाएंगी, फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स या डेप्ट इंटरेस्ट, तो आप उससे आपका कैश फ्लो पोजीशन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इस चीज को देखना होता है हर फाइनेंशियल पेमेंट को कि हमारा जो कैश फ्लो पोजीशन है वो कैसा है। अगर हमारा कैश फ्लो पोजीशन साउंड है, हम इजिली बियरेबल कर सकते हैं, तो हम ज्यादा पैसा क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारा कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो इन दैट सिचुएशन हम ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, देन वी आर गोइंग टू प्रेफर शॉर्ट टर्म, ताकि थोड़े ही समय में हमारा जो इंटरेस्ट वगैरह है वो देकर खत्म हो जाए। फिर हमें ये डिसाइड करना है कि अगर हम पैसा अरेंज कर रहे हैं, कहीं से ला रहे हैं, तो उसका डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो मीन्स कि हम पैसे को दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक बोरोड फंड के थ्रू और एक ऑनर्स फंड के थ्रू। इफ वी आर गोइंग टू अरेंज द मनी विद द हेल्प ऑफ बोरोड फंड, तो वी हैव टू पे रेगुलर इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइम नॉट ओनली इंटरेस्ट, वी हैव टू पे प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो। बट इफ वी आर अरेंजिंग द मनी फ्रॉम द इक्विटी, इक्विटी मीन्स ऑनर्स फंड, देयर इज नो टेंशन टू रीपे द अमाउंट, कोई टेंशन नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई लायबिलिटीज नहीं है कि आपको फिक्स इंटरेस्ट या फिक्स अमाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम पे करना ही पड़ना है, क्योंकि वो ऑनर्स फंड है। ऑनर्स फंड मतलब वो आपका अपना पैसा है, उसको आप जैसे मर्जी चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं, कोई डिविडेंड नहीं, कोई लायबिलिटीज कुछ नहीं इंक्रीज होता वो आपका, ठीक है ना। तो ये फिर जब हम पैसा अरेंज कर रहे हैं अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए, अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए, तो हमें दैट थिंग विल बी रिमाइंड इन आवर माइंड, दैट विल बी केप्ट इन माइंड कि हमें कितना पैसा डेब्ट के थ्रू लेना है, कितना पैसा इक्विटी के थ्रू लेना है। तो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्सिंग डेब्ट, फिक्सिंग डेब्ट और इक्विटी रेशियो, डेब्ट और इक्विटी रेशियो की कितना पैसा आप डेब्ट के थ्रू लेंगे और कितना पैसा इक्विटी के थ्रू लेना चाह रहे हैं। फिर लास्ट में हमारा था जितने भी डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जो भी डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता है वो सारे डिसीजंस ऑल आइटम्स अफेक्ट, वो सारे आइटम्स को अफेक्ट करता है, जो कि हम कहाँ शो कर रहे हैं, इफेक्ट्स जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, P&L अकाउंट, जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर अबाउट द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ट्रायल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है, जिसमें दो साइड्स होती है, एक साइड खर्चों की होती है और एक साइड रिसीविंग की होती है, इनकम की होती है। तो जो भी डिसीजंस हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेते हैं, इट डायरेक्टली अफेक्ट द आइटम्स दोज हु आर एंटर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ मैनेजमेंट्स आर डूइंग मोर एक्सपेंसेस, तो हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, और अगर मैनेजमेंट अपना इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट ज्यादा कमा रही तो उससे हमारा रिसीविंग्स बढ़ जाएंगे। इसलिए जो भी डिसीजंस हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता है वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाकर अफेक्ट करता है। फाइन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितने भी डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेती है उसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सब कुछ ठीक है, ले लो डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टू इंक्रीज द वेल्थ
of shareholders, or we can say that maximize the profit of shareholders। क्योंकि अगर किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव दिमाग में फिट हो जाए कि हमें शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट दिलवाना है, या शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न दिलवाना है, या शेयर होल्डर्स की वेल्थ की वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो ऑटोमेटिकली फर्म के भी सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। कैसे बेटा? भाई हम शेयर होल्डर्स को अच्छा प्रॉफिट या उनकी वेल्थ कब इंक्रीज करके दे सकते हैं? भाई अच्छा प्रॉफिट यानी अच्छा डिविडेंड। अच्छा डिविडेंड कब आप पे करोगे? जब आपको अपना अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो ही तो पे करेगी शेयर होल्डर्स को अच्छा। लेकिन कंपनी जब अच्छा अर्न करती है, जब उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो सारा पैसा उसका अपना नहीं होता। सबसे पहले वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं बांटती। सबसे पहले वो अगर लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट पे करेगी, उधार ले रखा है तो वो उधार पे करेगी, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा ले रखा है तो उन डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देगी, और कहीं से अगर कुछ लोन ले रखा है तो वहां पे करेगी। सबको पे करने के बाद आफ्टर दैट कंपनी क्या करती है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। इसका मतलब अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड पे कर रही है, इसका मतलब वो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। क्योंकि पहले ही जो पिछले हमारे हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, बैंक का लोन हो, डिबेंचर्स हो, उन सबको भी वो पे कर चुकी है। तो अगर शेयर होल्डर्स अच्छा कमाएगा तो उससे पहले बाकी सारे लोग भी तो अच्छा रिटर्न पाएंगे, तब जाके शेयर होल्डर्स का नंबर आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि वो शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाना चाह रही है, मैक्सिमम रिटर्न दिलवाना चाह रही है, इसका मतलब जो उससे पहले वाले लोग हैं, जिनको पहले मिलना है, उन सबको कंपनी पहले ही अच्छा दे चुकी है। यानी सबका बेनिफिट हो रहा है और कंपनी को भी प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, दैट वाज टू इंक्रीज द प्रॉफिट और टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। जब प्रॉफिट अच्छा मिलेगा शेयर होल्डर्स को, रिटर्न अच्छा मिलेगा, उनकी वेल्थ बढ़ेगी। वेल्थ मीन्स क्या होता है? जब शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी के शेयर्स में, तो शेयर का जो अमाउंट होता है, लेट सपोज मैंने 100 रुपीज का हर शेयर लिया है और अब उसकी वैल्यू 100 से 150 हो गई, यानी मेरी वैल्यू इंक्रीज हो गई ना शेयर की। भी अगर हम कोई सामान परचेज करते हैं, मान लीजिए आपने गोल्ड लिया, गोल्ड 30,000 का लिया, आज 50,000 का है, तो उसकी वेल्थ इंक्रीज हो चुकी है। जो चीज 30 की ली थी आज 50 की बिक जाएगी, मुझे 20,000 का फायदा हो रहा है। तो शेयर होल्डर्स की भी वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी? जब उनकी शेयर वैल्यू बढ़ती है। और शेयर वैल्यू कब बढ़ती है किसी कंपनी की? जब वो कंपनी अच्छा ग्रोथ करती है, अच्छा प्रॉफिट कमाती है, मार्केट में अच्छा गुडविल होता है उसका, प्रॉफिट ग्रोथ सब इस पे क्या हो रहा है? कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दिलवाता है सिर्फ किसी एक एम से। कौन सा एम? टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स या टू प्रोवाइड मैक्सिमम प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स। अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उनकी वेल्थ वैल्यू इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कंपनी को अच्छा प्रॉफिट कमाना होगा। और जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो सिर्फ शेयर होल्डर्स को नहीं, उससे पहले जितने भी हमारे देनदार है, जिनको हम पैसा देना है, पहले हम उनको पे करेंगे। शेयर होल्डर सबसे बाद में आते हैं पे करने के लिए, और हम उन बाद वालों को अच्छा देना चाह रहे हैं तो उनसे पहले वाले जो होंगे उन सबको भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपको अच्छा ही मिलेगा। फाइन। इसके बाद हमारे 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस आते हैं जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। ये डिसीजंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।